नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2024 का पार्ट नंबर 2। तो पहला प्रश्न है इसमें कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि ऊंचाई का मान दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है, तो अपन को कुछ नहीं करना, बेलन का वक्र पृष्ठ का ही सूत्र लगाना है। तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 2πr(h). चूंकि बेलन इस तरीके की शेप होती है और इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये बाहर वाला परिधि 2πr होता है, उसको यदि अपन ऊंचाई से गुणा कर दे तो वो बन जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका मान सवाल में दे रखा है 968 वर्ग सेमी, तो इसलिए 2πr(h) बराबर 968 वर्ग सेमी। यहां पे मान रख देंगे 2 एज इट इज। पाई का मान कुछ भी उल्लेख नहीं कर रखा है कि आपको 3.14 लेना है, तो सीधा पाई का मान 22/7 रखना है गुणा आर। आर आपसे पूछ रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, आर आपसे पूछा जा रहा है, तो आर एज इट इज गुणा एच, ऊंचाई दे रखी है 11 सेमी, तो 11 बराबर 968। अब देखिए यहां से अपन को आर का मान निकालना है, तो आर बराबर ये 968 उधर है राइट हैंड साइड में, और आर के गुणा में है 2, 22 और 11, इन सब का तो लग जाएगा भाग। 2, 22 और 11 इन तीनों का तो भाग लग जाएगा, लेकिन आर में भाग लग रहा है 7 का, तो ये 7 गुणा में चला जाएगा ऊपर। अब यहां से देखिए काटिए, 11 से 968 को काटेंगे तो 11 8 88, 8 बार भाग जाएगा, 8 से सोचेगा, फिर 8 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 88, 11 8 88, फिर यहां से 22 का भाग 88 में, 22 चौक 88, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 सेमी। तो जो आर का मान आपसे पूछा जा रहा था बेलन के आधार की त्रिज्या, उसका मान आ गया 14 सेमी। तो अतः बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि यहां पर गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या आर बराबर है 14 सेमी, और आपसे पूछा जा रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4πr², मान रख देंगे 4 एज इट इज, पाई का मान 22/7, आर है 14, तो 14 गुणा 14 r² की जगह पर हो जाएगा। सरल करेंगे, 7 से कटेगा 14 2 बार, ये हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 2, 14 गुणा 28, और 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88, अर्थात 88 गुणा 28। यहां इसको गुणा कर लेंगे अपन, 88 गुणा 28, 8 8 64 का 4 का आंसर की 6, 8 8 64 और 6 70, फिर 2 से गुणा करेंगे, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, जोड़ेंगे 4 6 7 7 14 का 4 का आंसर के 1 और ये 2, 1 1 2, अर्थात 2464। अब ये सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः
अभिष्ट गोले का, अभिष्ट गोला मतलब है जिस गोले की त्रिज्या 14 सेमी है, अतः अभिष्ट गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके निर्देशांक 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आते हैं जनरली, तो एक्स अक्ष दूरी, एक्स अक्ष से दूरी ये होता है बाई का मान, बाई का मान जो निर्देशांक है उसमें बाई का मान, बाई का मान है इसमें 4, तो एक्स अक्ष दूरी हो गई यहाँ पर 4। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो आप इकाई लगा सकते हो, और यदि डायरेक्ट अगर इकाई भी नहीं लगाते तो 4 भी सही है आपका आंसर। अगला प्रश्न है चित्र में डीई समांतर बीसी, ये एक चित्र है, एबीसी त्रिभुज है जिसमें डीई ये वाली भुजा इस बीसी के समांतर है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एई यानी इस भुजा का एई और ईसी इसका अनुपात 3:2 है, अर्थात ये वाली भुजा 3 है और ये 2 है, तथा एडी बराबर 2.7 सेंटीमीटर और ये एडी भुजा ये है 2.7 सेंटीमीटर, तो इस डीबी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके के सवाल में कुछ नहीं करना, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वही इन दोनों भुजाओं का अनुपात आता है। तो देखिए यहां पर ई अनुपात ईसी जो भी होगा वही अनुपात इन दोनों भुजाओं का होगा संगत, तो संगत भुजा एडी और इसी के अनुपात में आ जाएगी डीबी, यानी इस भुजा के जो पार्ट है एई अनुपात ईसी, इसी प्रकार इस भुजा के पार्ट एडी और डीबी का अनुपात भी सेम होगा, क्योंकि ये बीसी भुजा के समांतर है डीई, और डी और ई भुजा ए बी और ए सी के बिंदु है। यहां पे मान रखेंगे इन दोनों का अनुपात है ए ई और ई सी का 3:2 बराबर एडी, एडी है 2.7, इसको आप एक्स मान सकते हो या डीबी ही लिख सकते हो डायरेक्ट भी। देखिए यहां से काट देंगे 3 से 0.9, 3 नाम 27 और 9 को 2 से गुणा करेंगे, इसलिए डीबी बराबर आ जाएगी 0.9 गुणा 2 यानी 1.8, अब सेमी में है तो सेंटीमीटर, तो अतः डीबी बराबर भुजा डीबी बराबर 1.8 सेंटीमीटर। या फिर अपन इसको जनरली ऐसा भी देख सकते हैं कि यदि ये भुजा 3 गुनी है तो ये है दुगनी, मतलब 3:2 का मतलब यदि इसका मान 3 है तो इसका 2 है। इसी प्रकार यदि इसका मान, अब ये किसी का 3 गुना है तो इसी का दोगुना, जिसका 3 गुना है उसका दोगुना कितना आएगा, तो ये 0.9 का 3 गुना है तो 0.9 का 2 गुना आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, तो इसे बीज गणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। देखिए पेंसिल और पेन के मूल्य को अपन को पता नहीं है कि क्या है, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए मान लेते हैं। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य 22 रुपए मानते हैं, तो यहां पे 9 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, इसलिए 9 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, इसलिए 9x, और एक पेन का मूल्य 22 रुपए है तो 8 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा 8y, और इनका दोनों का योगफल पूछा है, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य, तथा यहाँ पर योग है और बराबर कितना है 54 रुपए, तो ये इन दोनों का एक बीज गणितीय समीकरण बन गया, यानी 9x प्लस 8y बराबर, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का 1/3 है तो k का मान ज्ञात करना है। चूंकि इस बहुपद का 1/3 है, अर्थात इस बहुपद में x की जगह पर यदि अपन 3 रख देते हैं तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो चूंकि बहुपद
2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक तीन है, इसलिए इस पूरे बहुपद में x की जगह पर 3 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए 2 गुणा x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 3 और प्लस k बराबर 0। यहां से सरल करेंगे, 2 गुणा 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। यहां से देखिए 9 दूनी 18 प्लस का 3 प्लस k बराबर 0। 18 3 ये हो गया 21, तो 21 प्लस k बराबर 0। यहां से k का मान निकालेंगे तो ये 21 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अतः k बराबर आ जाएगा आपका मान 21। अतः k बराबर माइनस का 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांकों के रूप में लिखना है। तो चूंकि 1260 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, पहले तो उनको जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको घातांकों के रूप में लिखना है। सबसे पहले 1260 में 2 का भाग देंगे, 2 6 की 12, 2 3 6 और ये 0 यानी 2 का भाग 1260 में 630 बार जाएगा। इसी प्रकार फिर दोबारा 2 का भाग देंगे तो ये 315 बार जाएगा। 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें क्योंकि 315 है। अब यहां से 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा 105 बार, फिर 3 का देंगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 का जाएगा 5 7 35। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 1260 के, तो इसलिए 1260 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको घातांकों के रूप में लिखना है, घात। तो 2 की घात कितनी है, इसको एक साथ लिख दो, 2 की घात 2 है, गुणा 3 की घात कितनी है, 2 है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब 5 की घात और 7 की घात 1 1 है, इसलिए ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांकों के रूप में। त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। मान लीजिए जैसे इस तरीके से कोई वृत्त है और ये कह रहा है कि इसका त्रिज्या है 14 सेमी, अर्थात ये जैसे त्रिज्या 14 सेमी है, ये 14 तो ये भी 14 होगी। त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का एक चाप, ये मान लीजिए कोई चाप है ए से लेके बी तक, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण होता है। मान लीजिए ये कोण है थीटा का मान 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई यानी ए बी चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि वृत्त की त्रिज्या वो अपन को दे रखी है r बराबर 14 सेमी, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी थीटा बराबर दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है चाप की लंबाई, तो सिंस चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री, ये सूत्र है। यहां पर अपन को मान रखना है, कुछ नहीं करना, इसलिए 2 पाई का मान 22/7 रखना है, गुणा r त्रिज्या 14 सेमी, गुणा थीटा 60 डिग्री दे रखा है सवाल में, और बटे 360। अब यहां से देखिए सरल कर लीजिए इसको, 60 से 360 कट जाएगा 6 बार, 7 से कट जाएगा 14 2 बार, 2 से कट जाएगा 6 3 बार, अर्थात नीचे बचा 3 और ऊपर बचा 22 गुणा 2 यानी 44/3। भाग देंगे 3 एकम 3, 1 से सोचेगा, अगला हम उतारेंगे 4 14, 3 6 12, 2 शेष बचा, कुछ नहीं है उतारने के लिए, हम तो 0 पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा देंगे, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 शेष बचेगा, फिर दोबारा 3 6 18,
3 6 के 18 इस तरीके से। अब ये चाप की लंबाई है और ये सेंटीमीटर में। अब इसको अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति होती है सवाल में, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे दशमलव के बाद। तो इसको अपन यदि 2 अंक तक लिखेंगे तो तीसरा अंक देखेंगे ये 5 से बड़ा है तो उसकी जगह पे 0 कर देंगे, इससे पहले वाले को एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 14.67 और ये सेंटीमीटर में ही आएगा। यदि 1 अंक तक लिखते तो इसको डायरेक्ट 14.7 भी लिख सकते थे। अगर 3 अंक तक लिखते तो 14.667 लिख देते। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उनतांश कोण आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कोई खंबा है 6 मीटर लंबा, तो 6 मीटर इसकी ऊंचाई है, सॉरी, और ये है खंबा पोल, इसकी कुल ऊंचाई है 6 मीटर। इसकी परछाई दे रखी है सवाल में 2√3 मीटर। इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखिए यहां पर पूछा सूर्य का उनतांश कोण, अर्थात ये वाला कोण थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। इस त्रिभुज को मान लीजिए अपन नाम देते हैं XYZ या PQR या ABC कुछ भी। तो इस थीटा कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है उनतांश कोण, और इस थीटा कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो चूंकि समकोण त्रिभुज XYZ में भुजा XY यानी लंब XY बटे YZ आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। यहां से XY का मान सवाल में दे रखा है 6 मीटर यानी 6 बटे YZ का मान दे रखा है 2√3 बराबर tan थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको सरल करेंगे, 2 से कटेगा 6 3 बार, अर्थात ये आएगा 3/√3 और ये बराबर में चल रहा है tan थीटा के। यहां पे ध्यान रखना, इसको अपन 3 को थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिए पहले कि tan थीटा बराबर 3/√3। अब इस 3 को अपन लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे √3 एज इट इज। √3 से √3 कटेगा, अर्थात ये आएगा √3। tan थीटा का मान √3 आया और tan में √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अतः सूर्य का उनतांश कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो अतः सूर्य का उनतांश कोण या उन्नयन कोण जो अपन ने सवाल में थीटा माना है उसका मान आ गया 60। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मान लीजिए इस तरीके से ये कोई नदी का पुल है, नदी का पुल है जिसकी ऊंचाई दे रखी सवाल में 20 मीटर। अब ये कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, मान लीजिए इस तरीके से कोई नाव है यहां पर, उसका अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण का मतलब पुल की ऊंचाई से अगर कोई इस तरीके से क्षैतिज लाइन खींचे डॉटेड, तो ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री। और चूंकि ये क्षैतिज है ये भी क्षैतिज है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण भी जो थीटा होगा ये भी 30 डिग्री का होगा, एकांतर कोण। इस तरीके से जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति में बने कोण एकांतर अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो जेड वो चाहे सीधा हो इस तरीके से या फिर इस तरीके से उल्टा हो, जेड की आकृति में बने कोण एकांतर। तो जब ये 30 है अवनमन, तो ये उन्नयन भी 30 होगा। अब ये कह रहा है कि नाव को, यानी इस जगह पे जो नाव है यहां पर, जैसे इसका नाम त्रिभुज PQR देते हैं, ये समकोण हो जाएगा।
तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये नाव है, इसको यहां से चल के यहां तक कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये वाली। तो यानी आधार का मान आपसे पूछा जा रहा है। लंब का मान, इस कोण के लिए लंब का मान दे रखा है सवाल में, आधार आपसे पूछ रहा है, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो वही समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में PQ लंब बटे आधार QR बराबर tan थीटा, और थीटा का मान है 30, तो tan 30 डिग्री। यहां से देखिए PQ का मान आपको सवाल में दे रखा है 20, QR आपसे पूछा जा रहा है, जो अपन ने x मान लिया है तो x दे देते हैं, बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। यहां से देखिए x को 1 से गुणा करेंगे और 20 को √3 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर, तो x बराबर आ गया 20√3 मीटर, क्योंकि मीटर में है। अब आप चाहो तो चूंकि √3 का मान होता है 1.732, तो ये मान रख सकते हो, इसलिए x का मान हो जाएगा x बराबर 20 गुणा 1.732। गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 34 और 32 दूनी 64। पॉइंट एक अंक पहले था, 0 और है, एक गुणा और करेंगे तो ये आएगा 34.64। अब ये मीटर में है, तो ये मीटर। तो अतः नाव को पुल तक पहुंचने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो है या तो 20√3 मीटर या फिर 34.64 मीटर। तो अतः नाव को पुल तक पहुंचने में, अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 20√3 मीटर, यहां तक भी सही है, यहां तक लिख दिया आपने तो, या फिर 34.64 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, दूरी तय करनी होगी, तय करनी होगी। इस प्रकार और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।